नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सैफ अली खान, कंगना रनौत और सुनील शेट्टी से जुड़ी हुई खबरों की। तीनों को लेकर अपडेट्स हैं और इंटरेस्टिंग खबरें हैं। सुनील शेट्टी फिल्म इस वक्त थिएटर में लगी हुई है उनकी, वेलकम टू द जंगल। सैफ अली खान की फिल्म कुछ समय पहले अभी नेटफ्लिक्स पर आई थी, कर्तव्य। उस समय वो सुर्खियों में थे, उनकी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, लोगों ने पसंद की। कंगना रनौत की फिल्म भी अभी अभी रिलीज़ होकर गई है, भारत भाग्य विधाता। फ्लॉप हो गई बुरी तरह से। कंगना रनौत बिल्कुल इंतज़ार कर रही हैं कि कब उनको बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से वो पुरानी वाली सक्सेस मिलेगी कि लोग उनको फिर से क्वीन कहना शुरू करेंगे। तो खैर, अब होता यही है कि भाई आप फ्लॉप फिल्म को पकड़ कर बैठ तो सकते नहीं, आपको आगे काम करना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा। कंगना भी मूव ऑन कर गई हैं, तो हम अब वो नया क्या कर रही हैं उस पर बात करेंगे। तो सैफ अली खान, सुनील शेट्टी और कंगना रनौत, इनके बारे में सबसे पहले मैं सुनील शेट्टी की बात कर लेता हूँ। उनका एक इंटरव्यू का पोर्शन है, वो सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हो रहा है और बहुत बातें हो रही है उसको, और दोनों साइड से बातें हो रही हैं। दोनों साइड से इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो है जो उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, तो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कई लोग जो हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं, कई लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं। तरह तरह की बातें हैं। दरअसल सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट नाविका कुमार, उनको इंटरव्यू देते हुए सुनील शेट्टी नज़र आ रहे हैं। और उसमें वो मोदी जी की तो तारीफ़ कर ही रहे हैं कि भाई वो बहुत ग्रेट हैं और पर्सनैलिटी बहुत ग्रेट हैं। सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि भाई मैं पर्सनली उनका बहुत बड़ा जो है फ़ैन हूँ। ये सारी चीज़ें कह रहे हैं, ठीक है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। लेकिन जब वो मोदी जी के पर्सोना के बारे में, उनके ऑरा के बारे में बात करते हैं, तो वो बात करते करते अपनी 15 महीने की पोती तक पहुंच गए। अब यहाँ पर जो है लोग बात कर रहे हैं। सुनील शेट्टी इस इंटरव्यू में बताते हैं कि भाई मेरी जो पोती है वो सिर्फ अभी 15 महीने की है। आथिया शेट्टी जो सुनील शेट्टी की बेटी हैं, उनकी बच्ची। तो केएल राहुल से जिनकी शादी हुई है, क्रिकेटर, आप क्रिकेट को भी फॉलो करते होंगे, तो उनकी जो 15 महीने की पोती है, उन्होंने कहा कि अब वो तो आप कह सकते हैं कि भाई दुनियादारी के हिसाब से तो एकदम नासमझ है, लेकिन यहाँ वो मोदी जी के परसोना की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी पोती को उसकी नैनी ने एयरपोर्ट पर कहीं मोदी जी की फ़ोटो दिखा दी। भाई मोदी जी के बड़े बड़े फ़ोटो लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं उन सब में तो मोदी जी का चेहरा दिखता ही है। तो वहाँ पर एक बार दिखाया बोले, और उसके बाद में उन्होंने शायद नैनी ने कहीं नाम लिया होगा एक दो बार और, या जो भी है। तो सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि वो छोटी सी बच्ची इतनी इम्प्रेस उस परसोना से हुई कि बोले अब घर में बोले ये होता है कि बोले मेरी पोती के पास जो किताब वो देखती हैं तो भगवान की फ़ोटो है, उसमें बोले साईं बाबा की फ़ोटो है और साथ में मोदी जी की भी फ़ोटो है। तो सुनील शेट्टी का कहना है कि मेरी पोती जो है जब मोदी जी की फ़ोटो देखती है तो मोदी मोदी कहती है, और साथ ही भगवान गणेश को वहाँ जो उनके घर में जो मंदिर है, जो लड्डू चढ़े होते हैं, वो लेकर आती है और मोदी जी की तस्वीर को मतलब वो खिलाने की कोशिश करती है। अब ये बात सुनील शेट्टी ने कही है। अब लोग हैरान हैं कि भाई एक तो छोटी सी बच्ची 15 महीने की, और आमतौर पर तो ये होता है सेलिब्रिटीज़ हों या आम घरों में भी हम देखते हैं, छोटे बच्चों को जो है वो लोगों की नज़र ना लगे करके चेहरा उनका अक्सर जो है कभी रिवील नहीं करते हैं सेलिब्रिटी, और आम आदमियों घरों में भी आप देखेंगे कि छोटे बच्चे को बहुत सेफ रखा जाता है और उसकी बातें भी कम से कम की जाती। लेकिन सुनील शेट्टी ने ये बहुत बड़ी बात की कि भाई मोदी जी का परसोना इतना ग्रेट है कि आप देखिए कोई भी उनसे, मतलब फिर वो वहाँ नाविका कुमार और सुनील शेट्टी चर्चा भी कर रहे हैं कि मतलब 15 महीने की बच्ची से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक जो हैं, मतलब हर कोई, मैं 65 भी कम बोला, मैं तो कहता हूँ कि और 90 और 100 साल के भी जो बुजुर्ग होंगे मोदी जी के ऑरा में हैं। ये वाली बात जो है चल रही है सोशल मीडिया में, आज बहुत जम के ये चीज़ चल रही है। अब इसको लेकर तरह तरह के ख़ास तौर पे जो भाजपा के या मोदी जी के जो प्रशंसक हैं, वो तो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं सुनील शेट्टी की कि देखिए उन्होंने कितनी ईमानदारी से ये बात रखी और कितनी बड़ी बात, भगवान के समकक्ष रख दिया। और मोदी जी के लिए ये कोई पहली बार नहीं कि किसी ने भगवान के समकक्ष रखा हो। वो खुद को भी नॉन बायोलॉजिकल बता चुके हैं, और भी तमाम लोग हैं जो उनको भगवान का दर्जा देते हैं। किसी ने विष्णु भगवान कहा, किसी ने कृष्ण भगवान कहा, ये सारी चीज़ें। अब सुनील शेट्टी ने ये बात कही है। कई लोग लेकिन उनकी बड़ी आलोचना भी कर रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं हुआ, जब आपको याद होगा जब बाइकॉट बॉलीवुड चल रहा था,
उस समय जो है सुनील शेट्टी ही थे जो कि मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। बॉलीवुड का एक पूरा प्रतिनिधिमंडल गया था और उसमें सुनील शेट्टी भी थे और उन्होंने बाकायदा गुहार लगाई थी योगी जी से कि ये जो बायकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है, प्लीज़ इसको बंद करवाइए। आपके जो लोग हैं उनसे कहिए, क्योंकि उसमें वही था, एक तो सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी उसका मामला था, फिर उसके बाद में बॉलीवुड जो है वो एंटी हिंदू फिल्में बनाता है, खूब चर्चा थी, खूब जोर था उस समय, और बॉलीवुड फिल्मों का बाइकआउट करना है। तो सुनील शेट्टी और ड्रग्स के मामले आए थे कि ये सब जो है नशेड़ी हैं, ड्रगेड़ी हैं, ये सारी बातें कही जाती थी। तो उस समय सुनील शेट्टी ने बड़ी गुहार लगाई थी कि प्लीज़ आप इन लोगों को रोकिए, ये विरोध जिससे कि आपकी पार्टी के लोग या आपके समर्थक जो करते हैं और बॉलीवुड पर इस तरह के हिंदू विरोधी होने के या ड्रगिस्ट होने के आरोप लगाते हैं, ये झूठे हैं। तो लोगों को वो भी याद दिला रहे हैं, लोग उनको वो भी याद दिला रहे हैं कि देखिए 3 साल पहले तो आप ये चीज़ें कह रहे थे और आज जो है आप एकदम बहुत आगे बढ़ गए, तो कोई उनको मोदी भक्त कह रहा है या जो भी कह रहा है। तो ये एक आज चर्चा में बहुत है। अब इस पर सुनील शेट्टी का क्या विचार होगा या क्या इस पर कोई रिएक्शन वो देंगे, कभी देखते हैं, क्योंकि वो मीडिया को फेस जब भी करेंगे तो मुझे लगता है कि उनसे इस बारे में कोई ना कोई सवाल तो ज़रूर ही करेगा। तो देखेंगे क्या जवाब देते हैं वो या नहीं भी देते हैं। ये भी है उनके हाथ में कि भाई मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। दूसरा मामला सैफ अली खान का। सैफ अली खान ने भी एक यूट्यूब चैनल है, उस पर इंटरव्यू दिया है, आई थिंक मोजो स्टोरीज उस चैनल का नाम है जी। तो सैफ अली खान कर्तव्य के लिए जो है बड़ी उनको तारीफ वगैरह मिली, लेकिन जिस बात के लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा पिछले 2-4 साल में सुर्खियां बटोरी, वो जनवरी 2025 में 16 जनवरी 2025 उनके घर में एक व्यक्ति घुस गया था और ऊपर की मंजिल शायद 7-8वीं मंजिल या 12वीं मंजिल जो भी था, तो वहाँ जाकर वो उनके बाथरूम से अंदर चला गया था, उनके बेटे के कमरे में घुस गया था और बेटे को बंधक बना लिया था चाकू की नोक पर। और फिर सैफ के पास उसकी नैनी बच्चे की दौड़ी दौड़ी आई थी, फिर सैफ गए थे, झगड़ा हुआ था। इस पूरी बातचीत जो इस यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कही, उन्होंने खुद बताया कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सैफ आमतौर पर उस मामले को लेकर कभी ज़्यादा बोलते हुए नहीं दिखे, लेकिन इस चैनल पर जब वो आए तो उन्होंने बताया और ये भी बात निकली कि भाई सज़ा, भाई वो व्यक्ति जो है जिसका नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम था, बांग्लादेशी, और वो व्यक्ति जो है वो 30 साल का और इस वक्त जेल में बंद है। सैफ पर हमला करने के बाद वो भाग गया था और उसके बाद 3 दिन बाद थाने में पकड़ा गया था। सैफ तो बांद्रा में रहते हैं, खूब तलाश चली थी, खूब हंगामा हुआ था, सब आपको याद है। तो उस पर भी बोले हैं कि भाई सजा का जब मामला आया तो खैर उन्होंने सबसे पहले तो यही बताया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुद अपने शब्दों में कि जो उनके बच्चे का कमरा था, जय जो उनका छोटा बेटा है, जय बाबा के बोले कमरे में वो था और घुस आया था, तो नैनी उसकी भागी भागी आई थी और उसने बताया था कि भाई एक व्यक्ति अंदर घुस आया है और उसके हाथ में चाकू है और उसने बच्चे को इस तरह से पकड़ रखा है, जकड़ रखा है। तो सैफ ने कहा कि मैं भागा भागा गया बच्चे के कमरे में और मैंने देखा कि वो किस तरह से उसने जय को जो है अपने कब्जे में रखा हुआ है। तब सैफ ने यहाँ कई सारी बातें की। उन्होंने कहा कि भाई होता बेहतर ये होता कि मैं उससे बात करता और उसको कुछ समझाने बुझाने की कोशिश करता। बोले लाइट भी नहीं जलाई थी। उनका कहना अगर लाइट जला देता तो शायद ये होता कम से कम कि वो मुझे पहचान जाता और उसको समझ में आता कि वो किसके घर में आ गया है। तो उनका ये कहना था कि भाई लाइट भी नहीं जली थी तो वो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा था, ये भी एक चीज़ है। और उसके बाद सैफ ने कहा कि मैंने उस पर अटैक किया, मतलब मैं उसके साथ भिड़ गया जबकि करना चाहिए थी बात। अब बोले मुझे भी आइडिया नहीं था, उसके दोनों हाथों में चाकू थे और उसके दोनों हाथों में जो चाकू थे तो उसने मुझ पर वार करना शुरू किया और चोट लगी, गहरे घाव हुए और एक चाकू तो उनको पीठ में लगा था, जो उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वहाँ पर तो एकदम बहुत अंदर तक चला गया था, 6 इंच का चाकू, और टूट भी गया था। ये सारी चीज़ें भी बाद में आई थी। तो बोले उसने मुझ पर चाकुओं से प्रहार किए और हम गुत्थम गुत्था थे और उसके चाकू से बोले मेरे बेटे को भी हल्की सी चोट लगी थी और जो नैनी थी उसको भी चाकू का घाव हुआ था। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि जो एक दूसरी नैनी थी उसका नाम गीता था, वो आके भिड़ गई और उसने कुछ धक्का वगैरह दिया और वो जब उनसे छिटक कर दूर हुआ तो फिर लोग बाहर निकले और उस दरवाजे को बंद कर दिया। ये सारी चीज़। सैफ ने कहा कि उस समय तो स्थिति ये हो गई थी कि क्योंकि मुझे 6 घाव लगे थे चाकू के और पीठ में जो है बहुत गंभीर घाव था, तो उसमें ये था। उन्होंने सैफ ने कहा कि मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे बस मैं मर भी सकता हूँ, मैं मर रहा हूँ। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई नवाब आदमी है, मतलब तो कहा ही जाता है उनको नवाब, और नवाबों के ख़ानदान से हैं,
जिन्होंने लड़ाइयाँ वगैरह लड़ी, इतिहास है उसका। तो सैफ ने यहाँ ये भी कहा थोड़ा हल्के-फुल्के ढंग से भी कि भाई मुझे लगा कि भाई जिस तरह से वीर गति को प्राप्त हुआ करते थे वीर पुराने ज़माने में, युद्ध लड़ते थे और फिर शहीद हो जाते थे। तो बोले कुछ उस तरह का भी एक एहसास हुआ कि लड़ाई के मैदान में वीर गति कैसे जो प्राप्त करते थे, बोले एक प्राउड जैसा भी उसमें फ़ील होता था। और यहाँ तो उन्होंने अपने बेटे को बचाया था, परिवार को बचाया था। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही और फिर उन्होंने बताया कि भाई जो उनकी जो तैमूर है उससे उन्होंने बात की और जब उन्हें महसूस हुआ कि और उन्होंने बताया कि पूरे कपड़े जो थे, कुर्ता पजामा एकदम सफ़ेद था और वो पूरा खून से तरबतर हो गया था। और फिर बोले तैमूर ने भी मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हो? तो बोले मैंने उससे कहा कि नहीं मैं मरने वाला नहीं हूँ, हम लोग अस्पताल चलेंगे। और फिर बोले सुबह मतलब जो है अल सुबह का ही समय था एक तरीके से। और फिर उसके बाद में जो है किस तरह से ऑटो बुलवाया, सैफ अली जो थे वो बेटे को लेकर कैसे वो सुबह 4 बजे के आसपास जो है अस्पताल पहुँचे थे, वो सारा मामला। तो एक तो खुद उन्होंने अपने पूरे इस घटनाक्रम को बयान किया है इस इंटरव्यू में। बरखा दत्त जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उन्होंने ये इंटरव्यू किया है, तो खुद ये बात बताया। अब उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, क्योंकि उन्होंने नाम तो नहीं लिया ये मोहम्मद शरीफुल इस्लाम का, लेकिन उन्होंने थोड़ा-सा एक जिसको बोलते हैं ना कि एक दया भाव भी कहीं न कहीं सैफ की बातों में देखने को मिलता है। सैफ ने कहा कि अब जब मैं उस पूरी बात को, उस पूरे घटनाक्रम को सोचता हूँ, इस व्यक्ति ने क्या किया, बोले मेरा उसको माफ़ कर देने का मन होता है, सज़ा की बात नहीं। बोले माफ़ कर देने का मन होता है। बोले बस सिर्फ़ एक ही चीज़ मुझे थोड़ी-सी, एक होता है ना कि दिल से माफ़ी दे देना होता है। तो सैफ कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि उसको माफ़ कर दिया जाए और मन से भी। लेकिन बस बोले एक ही चीज़ मुझे ये खटकती है, एक बात मेरे मन में आती है कि ये व्यक्ति मेरी जान लेना चाहता था, मुझे जान से मार देना चाहता था। बस बोले ये एक थोड़ा-सा बिंदु जो ऐसा है, वो मुझे मन में खटकता है। उन्होंने कहा अदरवाइज़ मैं यही सोचता हूँ कि ये जो भी पूरी घटना हुई, अव्वल तो उसने मुझे पहचाना नहीं और जो कुछ भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये जो समाज में जो असमानता है, हैव्स और हैव नॉट्स, एक वो वर्ग जिसके पास सब कुछ है, हैव्स, और जिनके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ये जो वर्ग संघर्ष है, ये जो असमानता है, सैफ के हिसाब से ये जो घटना हुई, इसकी जड़ में वही चीज़ है कि भाई वो व्यक्ति गरीब है, उस व्यक्ति के पास नहीं है उसके जीवन यापन का या नौकरी का या जो भी चीज़ें हैं, वो उस वर्ग से आता है जो संघर्ष कर रहा है। और फिर सैफ ने अपने परिवार का भी बताया कि ठीक है, उनको इस बात का भी एहसास है कि किस तरह से वो, उनका परिवार जो है, उनके पास सब कुछ है, प्रिविलेज्ड हैं, सारी सुख सुविधाएँ हैं वो सारी। तो वो इस मोड़ पर ले गए बातचीत को और माफ़ी की बात की। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उसको माफ़ कर दूँ, पर एक चीज़ खटकती है। लेकिन बात ये कि भाई कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा, ये भी है। और सैफ ने ये भी कहा माफ़ी वाली बात पर कि क्योंकि बोले मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने एलैबोरेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेरा ससुराल पक्ष है, मेरी जो सासू माँ हैं, उनकी वजह से जो माफ़ी वाली बात होती है, ये क्रिश्चियनिटी में एक सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो उनका कि थोड़ा वो प्रभाव है क्योंकि वो लोग उस तरह से फॉलो करते हैं और उनके विचारों का असर भी मेरे ऊपर है। तो ये तो सैफ का क्या नज़रिया है इस पूरे मामले में। वाक़ई ये पहली बार सामने आया है कि वो जिसने उन पर अटैक किया, घर में घुसकर अटैक किया, उनके बच्चे पर अटैक किया, उनके बच्चे को भी घायल कर दिया, उसके बच्चे की जो नैनी थी उसको भी घायल किया। सैफ पर तो उसने 6-6 वार किए, खून बहाया उनका और इतना गंभीर वार किया कि वो पैरालिटिक भी हो सकते थे। मतलब ये भी हो सकता था कि डॉक्टर्स ने उस समय कहा था कि ये जो चाकू उन्हें लगा है, ये थोड़ा-सा कुछ मिलीमीटर और अंदर तक अगर रीढ़ में चला गया होता, तो शायद सैफ जो थे वो कभी चल फिर नहीं पाते। लकवाग्रस्त हो जाता उनके कमर और उसके नीचे का पार्ट जो है। लेकिन इन सब के बावजूद पहली बार सैफ ने ये बात कही है कि मैं उस व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहता हूँ। हालाँकि जो एक बात आड़े आती है, जो एक ख़्याल मन में आड़े आता है, वो भी उन्होंने बता दिया। तो ये पहली बार इस तरह से उन्होंने इस मामले में अपनी मन की बात जो है वो खुल के कही, मगर शेयर करना चाहिए। तीसरा अपडेट जो है वो कंगना रनौत से जुड़ा हुआ है। कंगना रनौत बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस ढूँढ रही हैं, लंबा अरसा हो चुका है। 2015 में जो उनकी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स थी, उस फ़िल्म ने उनको तारीफ़ भी दी थी, नेशनल अवार्ड भी दिया था और सक्सेस थी कि मतलब वो बेस्ट एक्ट्रेस तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस होने के बावजूद जो है, उनकी फ़िल्मों का सिलेक्शन ऐसा रहा है कि वो लगातार उनको फेलियर देखने पड़ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। और हाल में भी वही हुआ, जब उनकी भारत भाग्य विधाता रिलीज़ हुई, तो उसमें भी वही हुआ कि वो फ़िल्म बिल्कुल नहीं चल सकी। भले ही उन्होंने रसूखदार लोगों को, बड़े राजनेताओं को फ़िल्म दिखाई, उन लोगों ने तारीफ़ की, दिल्ली और हरियाणा में फ़िल्म टैक्स फ्री हो गई, सब हो गया।
लेकिन मुंबई अटैक की पृष्ठभूमि में जो कामा हॉस्पिटल पर में जो आतंकवादी घुस गए थे, जो हमला किया था, उसके बैकड्रॉप पे फिल्म नहीं चली। और कंगना भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, जो उनकी एक्टिंग का कमाल हमेशा फिल्मों में देखने मिलता है। लेकिन जैसा कि होता है कि व्यक्ति को मूव ऑन होना ही पड़ता है, जो भी स्थिति हो, तो कंगना अब आगे बढ़ गई हैं। कंगना अब अपनी अगली फिल्म की तैयारी में लग गई हैं और उस फिल्म की भी शूटिंग जो है लगभग खत्म होने आ गई है। और वो फिल्म है क्वीन 2। क्वीन 2 की शूटिंग जो है वो मार्च में शुरू हुई थी इस साल। विकास बहल इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और ये फिल्म जो है, जो पिछली फिल्म आई थी क्वीन, उसी का सीक्वल है। 2013-14 में ये फिल्म आई थी और उसके बाद में लंबे समय बाद, उस समय विकास बहल के साथ कंगना की थोड़ी खटपट भी हो गई थी, क्योंकि जब मीटू का मामला बीच में आया था 2019-20, तो फिर उस वक्त कंगना ने भी कुछ ऐसी बातें कही थी कि भाई विकास बहल उनके साथ जो भी उनको अट्रैक्ट करने के लिए, जो भी चीज़ें थी उन्होंने कही थी। तो विकास बहल का भी नाम तो खैर मीटू में आया ही था, और उस वक्त कंगना ने भी दो चार बातें कही दी थी। तो लेकिन अब उन्हीं विकास बहल के साथ में कंगना जो है वो क्वीन 2 जो है वो शूट कर रही हैं। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फिल्म की शूटिंग क्लोज होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2013 में ये फिल्म आई थी। तो खबर ये है कि मुंबई का जो नायगांव है, नायगांव में स्टूडियो, नायगांव में जो स्टूडियो है वहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। और इस फिल्म की शूटिंग का जो सेट बनाया गया है, उसमें पिछले दिनों कंगना जो है वो, जो क्या बोलते हैं, नवरात्र वगैरह जो होते हैं उसका जो गरबा होता है, उसका एक गाना फिल्माया गया। तो कई अन्य एक्ट्रेसेस के साथ में जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनके साथ में ये गाना जो है पूरा शूट किया जा चुका है। और अब उसके बाद में कुछ इमोशनल सीन्स बाकी हैं। इस चौल चौल का सेट बनाया गया है, तो इस चौल में कंगना रनौत के कुछ इमोशनल सीन्स बाकी हैं। तो वो डांडिया वगैरह, गरबा वगैरह के बाद में ये सीन शूट किए जा रहे हैं। और जल्दी ही, माना यही जा रहा है कि इस महीने के एंड में तो आ ही गया है, लेकिन शायद मिड जून के पहले पहले ये पूरी फिल्म जो है शूटिंग इसकी जो है ख़त्म कर ली जाएगी। अब क्वीन में हमने देखा था 2013 में कि कंगना रनौत की शादी नहीं हो पाती, राजकुमार राव से उनकी सगाई वगैरह हो जाती, और शादी के एन पहले जो है लड़का मना कर देता है, तो फिर वो अकेले हनीमून पर निकल जाती हैं। और फिर किस तरह से वो पेरिस में और लंदन में, यूरोप के देशों में घूमती हैं, क्या उनको लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारा बड़ा फ़नी था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था और खूब फिल्म चली। दरअसल वही फिल्म थी जिसने कंगना रनौत को रियल स्टार बनाया था। अब क्या क्वीन 2 एक बार फिर से उनको पुराना मुकाम दिला पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। तो क्वीन 2 के लिए वो पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से लगी हुई है। शूटिंग इस फिल्म की चल रही है। अब इस फिल्म में बदलाव क्या होगा, क्वीन 2 से ये फिल्म अलग कैसे, क्वीन से ये फिल्म जो है क्वीन 2 अलग कैसे होगी। क्वीन में तो वो यूरोप चली गई थी। खबरें ये आ रही है कि इस बार कंगना रनौत जो है, यानी क्वीन 2 में, वो देश के अलग अलग शहरों में घूमती हुई दिखाई देंगी। मतलब सैर सपाटा यहाँ भी है। अब शादी होगी कि नहीं होगी, या फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, वो देखेंगे। तो इस बार अगर वैसा ही मान लीजिए कुछ होता है कि भाई लड़की की शादी में फिर अड़ंगा आ गया, तो फिर क्या करें। तो पिछली बार विदेश गई थी, तो इस बार देश के अलग अलग शहरों में वो घूमती नजर आएगी। तो अलग अलग शहरों की ज़िंदगी, जो छोटे शहर, मध्यम शहर, मुंबई जैसे महानगर, और कहाँ कहाँ जाएंगी देखेंगे। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि थीम तो वही होगी। एक जो थ्रेड होता है स्टोरी का, मतलब माला का धागा जिसे आप कह लें, मोती बदल जाते हैं, तो वो कहानी का जो थ्रेड है वो वही रहने वाला है कि वो जो हीरोइन है घूम रही है, अकेली घूम रही है, जीवन के अनुभव ले रही है, अलग अलग लोगों से मिल रही है, क्या क्या घटनाएं हो रही है। अब उसके ऊपर कैसे कहानी बनाई गई है, बाकी वो विकास बहल की जब ये फिल्म आएगी तब हम देखेंगे। तो ये काम चल रहा है और कंगना जो है वो बहुत तेज़ी से चाह रही कि इस फिल्म की शूटिंग जो है वो पूरी हो जाए, क्योंकि इसके बाद उनको एक और फिल्म की शूटिंग शुरू करनी है। उस फिल्म का अभी टाइटल जो है वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो एक थ्रिलर फिल्म है और वो आर माधवन के साथ करने जा रही हैं। अब आर माधवन के साथ उन्होंने तनु वेड्स मनु दोनों पार्ट किए हुए हैं, और लेकिन अब वही जोड़ी होगी, लेकिन एक थ्रिलर फिल्म होगी जिसका टाइटल अभी डिसाइड नहीं है। खबरें ये भी है कि तनु वेड्स मनु 3 भी बनेगी। अब इरोस ने इसका अनाउंसमेंट तो कर दिया है, क्योंकि इरोस ही इस फिल्म का प्रोड्यूसर है। लेकिन बात यह है कि क्या आनंद एल राय इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। पहली 2 फिल्में उन्होंने ही की थी, और आनंद एल राय और इरोस के बीच में काफ़ी खटपट हो चुकी है। वो हमने कुछ समय पहले देखा ही था। रांझना फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एआई से बदल दिया था इरोस ने, और उस फिल्म को री रिलीज़ किया था साउथ में।
उस बात को लेके बहुत सारा जो है मनमुटाव, झगड़ा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कि भाई आप किसी की क्रिएटिविटी को कैसे बदल सकते हैं। किसी ने अगर एक कॉन्सेप्ट उसने बनाया, मतलब उसको पर्दे पर उतारा है अपनी कहानी के रूप में, तो सिर्फ इसलिए कि आपने उस फिल्म को बनाया था, आपने पैसा लगाया था, आप कैसे उसको बदल देंगे। तो शायद बात कोर्ट वोर्ट में भी गई थी, फिर क्या आया क्या नहीं पता नहीं, अभी चल भी रहा है या मामला। तो वो था। तो अब जिस तरह से आनंद एल राय और इरोज के बीच में पूरा झगड़ा हुआ था, तो इस बात के चांसेस बहुत कम है कि आनंद एल राय एक बार फिर से इरोज के साथ मिलकर काम करें। तो देखेंगे कि अगर ये फिल्म बनती है तनु वेड्स मनु पार्ट 3, तो क्या कंगना और माधवन उसमें होंगे, और अगर ये होंगे तो क्या आनंद एल राय होंगे। आनंद एल राय नहीं होंगे तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, कौन राइटर जुड़ेंगे, क्योंकि हिमांशु शर्मा ने लिखी थी, तो क्या वो लिखकर एरोस को देंगे या कोई नया ही राइटर आएगा, कोई नया ही डायरेक्टर आएगा। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं। तो ये कुछ ज़रूरी खबरें मुझे दिखी, इंटरेस्टिंग लगी। चाहे सुनील शेट्टी ने जिस तरह से मोदी जी की तारीफ़ की, वो चाहे सैफ अली खान ने पहली बार मतलब ये कहा कि भाई वो जिस मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने उन पर हमला किया वो उसको माफ़ी देना चाहते हैं, लेकिन एक ख्याल उनके मन में आता है। तो वो सारी चीज़ें मुझे लगा इंटरेस्टिंग है। बात तो सही है, देखिए समय के साथ कहा जाता है ना कि वक्त के साथ जो है वो घाव भर जाते हैं, तो ये तो है। अब लेकिन शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन कई बार मन के घाव, तो ये भी होता है कि मन के घाव भी भर जाते हैं, मगर कभी कभी कोई एक चीज़ ऐसी वो टीस के जैसी रह जाती है। तो सैफ अली खान के मन में भी वो एक टीस है कि यार माफ़ तो कर दूं, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो किया वो इरादे से तो नहीं किया, क्योंकि वो उसके पास धन नहीं था, क्योंकि वो भूखा था, या वो समाज के ऐसे तबके या ऐसे वर्ग से आता है जो अभावग्रस्त है, जिसके पास जीवन की सुख सुविधाएं नहीं है, जिसको जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। वो सारी बातें उनको ठीक लग रही हैं, लेकिन एक बात जो उनके मन को बार बार खटक रही है कि ये व्यक्ति मेरी जान लेना चाहता था। यहाँ आके उनको लगता है थोड़ा सा कि यार ये व्यक्ति मुझे मारना चाहता था। लेकिन ठीक है, माफ़ी हमेशा जो है वो माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा माना गया है। तो देखते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स अपने हिसाब से चलेंगी, मगर सैफ अली खान के मन की बात यहाँ हमने सुनी है, सामने आई। और कंगना, उनको शुभकामनाएं दी जा सकती हैं, एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, लेकिन बात वही है स्क्रिप्ट के सिलेक्शन की। तो देखते हैं क्वीन 2 नेक्स्ट ईयर ही रिलीज़ होगी जहाँ तक अब, क्योंकि अभी जुलाई में जब इस फिल्म का शूट कंप्लीट हो जाएगा और पोस्ट प्रोडक्शन में समय लगेगा, और फिर साल आते एंड आते आते तो फिर वो बड़ी फिल्मों का मौसम रहेगा। तो देखेंगे क्या होता है, तो फिर वही होता है वो वैलेंटाइन जो है फरवरी आता है, रोमांस। तो देखते हैं क्या बनता है।